नमस्कार एंड वेलकम टू डॉक्टर अनामिका एंड आयुर्वेदा। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट जॉइंट डिसऑर्डर के बारे में जिसका नाम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसको हम आयुर्वेद में आम वात के नाम से जानते हैं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज है बिकॉज ये हमारी बॉडी में एक बार डेवलप होने के बाद बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक चलती है और इसकी वजह से हमारे शरीर के जो बाकी के ऑर्गन्स हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे जोड़ों को इफेक्ट करती है, ये जोड़ों के साथ साथ शरीर के बाकी के अंगों को भी प्रभावित करती है। इस बीमारी में आम और वात इन दो शब्दों का अर्थ हम समझते हैं पहले कि आम यानी कि जो आपके उल्टे सीधे खाने की वजह से, मंद अग्नि की वजह से शरीर में एक प्रकार का टॉक्सिन डेवलप होता है, वो दूषित वात के साथ मिल करके आपके बाकी के धातुओं को इफेक्ट करता है। स्पेशली हमारी जो जॉइंट्स होती हैं, संधियां होती हैं, उसको इफेक्ट करता है। जॉइंट्स के अंदर एक प्रकार का एक श्लेष्मक कफ होता है जिसको हम अगर हम समझे तो आप साइनोवियल फ्लूइड आपने सुना होगा। साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, आपके जोड़ों को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, आपके जोड़ों को ल्यूब्रिकेट करता है। इस कंडीशन में ये आम और वात जो दूषित हो गए, ये जॉइंट्स में जा करके उसकी जो लेयर्स हैं, उसमें जो टिश्यूज हैं, उसको खराब करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। बहुत ही एक कॉमन सा निदान कहा गया है आयुर्वेद में जिसको हम अभी समझेंगे। विरुद्ध आहार चेष्टस्य मंदाग्ने निश्चलस्य च स्निग्धम भुक्तवतो ही अन्न व्यायामम कुर्वतस्तथा। जनरली जैसे हम बचपन में हमने सुना था कि जो हमारे हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो जनरली ऐसा कहते हैं कि खाना खाने के जस्ट बाद आपको एक्सरसाइज, व्यायाम या फिर आपको बहुत भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। आचार्यों ने इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट निदान कहा है कि जो लोग स्निग्ध यानी कि ऑयली, फैटी और देर से पचने वाला खाना, जैसे कि दूध से बनी हुई चीजें हो गई, गुड़ से बनी हुई आहार हो गए, इस तरह के आहार को सेवन करने के बाद जब वो बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या फिर कुछ हैवी सामान उठाते हैं या बहुत लंबा ट्रैवलिंग कर लिया, ऐसे रीजंस की वजह से इस बीमारी की शुरुआत होनी मानी गई है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। इस बीमारी में देखा गया है कि ये विमेन को ज्यादा इफेक्ट करती है एज कंपेयर टू मेल्स। महिलाओं में ये समस्या ज्यादा होती है और मध्य अवस्था यानी कि जो मिडिल एज होती है उसमें ये कंडीशन मैक्सिमम देखी जाती है। यंग टू मिडिल एज को इस कैटेगरी में रखा जाता है और कहीं ना कहीं से इसमें जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट भी देखी जाती है। अगर परिवार के किसी एक सदस्य को कोई ऑटो इम्यून बीमारी है, वो कोई भी हो सकती है, जैसे कि ग्रेव्स डिजीज, एसएलई, जोकिन सिंड्रोम, विटिलिगो या हशीमोटोज थायराइडाइटिस, ये कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां हैं जो कि अगर किसी भी घर में किसी फैमिली मेंबर को चल रही है तो चांसेस हैं कि उस फैमिली मेंबर का जो अदर पर्सन है उसको कभी भी इन फ्यूचर ऑटो इम्यून इलनेस हो सकता है, बिकॉज इसमें जीन का इन्वॉल्वमेंट भी देखा जाता है। और कई बार जो लोग स्मोक करते हैं या जिनके घर में कोई स्मोक करता है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी या पोल्यूटेंट्स को अपनी बॉडी में इनहेल कर लेते हैं या कुछ ऐसा टॉक्सिक पदार्थ उनके शरीर में जाता है, उसके कारण भी कहीं ना कहीं ये म्यूटेशंस देखी जाती हैं। कि कुछ ऐसे साइंस होते हैं, कैसे पता लगता है कि ये बीमारी हो रही है। सुबह सो के उठने के कम से कम आधे से 1 घंटे तक शरीर में अकड़ाहट महसूस होती है। स्पेसिफिकली जो हमारी छोटी बोन्स होती हैं, स्मॉलर जॉइंट्स, जैसे कि हाथों की अंगुलियों में और कलाई में बहुत ही ज्यादा अकड़ाहट महसूस होती है। इसको मोड़ने में या फिर ऐसे स्ट्रेच करने में भी प्रॉब्लम महसूस होती है। और जब भी आप रेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आप मान लीजिए 1 से 2 घंटे तक आप मूव नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हैं या फिर आप आराम कर रहे हैं, उसके बाद जब भी आप मूव करेंगे आपको बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन महसूस होता है। शरीर में हल्का टेम्परेचर हमेशा आपको रेस्ट महसूस होगा, आपको फीवर जैसा लगता है। ये कई बार आपको टेम्परेचर में दिखाई देगा और कई बार आपको सिर्फ महसूस होगा। जब आप इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं तो आरए फैक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे केसेस में एंटी सीसीपी पॉजिटिव पाया जाता है, यानी कि एंटी सिट्रिलोनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी। ये एक टेस्ट होता है, इसका ये मतलब होता है कि आपके शरीर में इंफ्लामेटरी सेल्स हैं जो आपके नॉर्मल हेल्दी सेल्स पर अटैक करके एक तरह का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसी कंडीशन को कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसीज। और ये ऑटो इम्यून डिसीज एक्चुअली डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, जिसको अगर मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जैसे आपकी हेल्दी बोन है उसमें कुछ लेयर्स होती हैं जो कि जैसे कार्टिलेज है, कार्टिलेज क्या करता है, आपके बोन्स को प्रोटेक्ट करता है जिसकी वजह से उसमें वियर एंड टियर प्रोसेस ना हो।
तोड़-फोड़ की प्रक्रिया ना हो। लेकिन कई बार नेचुरली एज की वजह से या किसी और कंडीशन की वजह से वो वियर एंड टियर हो जाता है। कई बार जब मिडिल एज होती है तब भी किसी इन्फ्लेमेशन के कारण उसमें वियर टियर हो जाता है। वो इन्फ्लेमेटरी चेंज ही कहा जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। देखा जाता है कि ये बीमारी हमारे स्मॉलर जॉइंट्स को इफ़ेक्ट करती है और ये सिमेट्रिकली इफ़ेक्ट करती है। मीन्स कि ऐसा नहीं होगा कि आपको एक हाथ में है तो एक हाथ में होगा या अदर एल्बो में होगा या फिर दूसरे एंकल में होगा। ये बहुत ही सिमेट्रिकली आपकी बॉडी पे अटैक करती है। और जॉइंट्स कौन-कौन से हो सकते हैं? इसमें फिंगर जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स, एल्बो, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट्स इफ़ेक्ट होती हैं। इन जॉइंट्स पे मेनली आपको स्टिफनेस है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग सी महसूस होती है, उसको टच करने पे भी दर्द होगा और वो गरम सा महसूस होता है। अब हम बात करते हैं प्रोग्नोसिस की। ये कंडीशन पहले से कई बार क्लियर नहीं होती है कि ये प्रॉब्लम होने वाली है। कुछ हल्के साइंस जैसे अभी हमने बात की, उसी के समय अगर उसके कुछ इन्वेस्टिगेशंस करा लिए जाएँ और अकॉर्डिंगली उसको हम उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर दें, उस पे काम करना, तब इस कंडीशन को सुख साध्य कहा गया है। यानी विदिन अ ईयर अगर आपको ये कंडीशन आप उस पे पूरा काम कर लेते हैं, तब ये प्रॉब्लम सुख साध्य मानी गई है, यानी कि ये ट्रीटेबल है। और अगर इसमें कई बार 2 से 3 दोषों का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड हो गई, एक बीमारी के साथ-साथ कुछ और भी बीमारियाँ हैं या फिर उसकी एज की कोई प्रॉब्लम है या फिर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, तो उसके कारण से ये बीमारी याप्य और कृच्च साध्य कही गई है, यानी कि बहुत ही मुश्किल से ठीक होने वाली बीमारी मानी गई है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जब एक बार ये अटैक होता है और जल्दी इम्प्रूव नहीं होता, तो बॉडी में डिफ़ॉर्मिटी स्टार्ट हो जाती है। वो डिफ़ॉर्मिटी कुछ इस तरह से हो सकती है जैसे कि अल्नर डेविएशन, बटन होल डिफ़ॉर्मिटी, स्वान नेक डिफ़ॉर्मिटी, पॉप्लिटियल सिस्ट, एथेरोस्क्लेरोसिस, अनीमिया, आईएलएफ मीन्स इंटरस्टिशियल लंग फाइब्रोसिस, प्लूरल इफ्यूजन एंड प्रोन टू एनी इन्फेक्शन। ऐसे पेशेंट्स के अंदर चांसेस होते हैं कि वो बार-बार बीमार पड़ते हैं, उनको बार-बार इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शंस, जो कि कॉमनली ऐसे पेशेंट्स में देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स की कि इसमें हमें क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले जैसे मॉर्निंग में आप सो कर के उठते हैं, पहले आपको 1 गिलास गर्म पानी या फिर पंचकोल सिद्ध पानी पीना चाहिए। इसको जैसे 1 चम्मच इसका 1 लीटर पानी में इसको बॉयल करना है और उसको आपको स्टोर करके रखना है। पूरे दिन आपको यही पानी पीना है। अदरवाइज़ आप मॉर्निंग में 1 गिलास पानी में आधा चम्मच इसको बॉयल करें और हल्का-सा काढ़ा जैसा बना कर के आपको खाली पेट पीना है। इसके अलावा 1 या 2 कली खाली पेट आपको लहसुन की लेनी है। जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है या जैसे जिनको एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। वो सिंपल नॉर्मल गुनगुना पानी ले सकते हैं। आपको हफ्ते में कम से कम 2 दिन ऐसा करना है कि एरंड का इस्तेमाल करना है, मीन्स कि कैस्टर और स्नेहपान कराया जाता है इसमें। सो 1 से 2 चम्मच या फिर बहुत ज़्यादा जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है वो लोग इसको 20 एमएल तक ले सकते हैं। रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ आपको लेना है, हफ्ते में कम से कम 2 दिन, यानी कि 1 आप मंडे ले सकते हैं, 1 आप थर्सडे के दिन ले सकते हैं। इस तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसमें बालूका की पोटली बना कर के सेक किया जाता है। बालूका यानी कि जो रेत होती है, उसको पहले गरम कर लिया जाता है, फिर उसको कॉटन के किसी भी क्लॉथ में रैप करके एक पोटली बनाई जाती है और जिस जगह पर स्टिफनेस है, दर्द है, उस जगह पर इसको सेक दिया जाता है। कम से कम 10 से 15 मिनट इसको करते हैं। 1 दिन में 1 से 2 बार इसको किया जा सकता है। जो एरंड की जड़ें होती हैं, उसको आपको काढ़ा बनाना है। उसको भी इसी तरह से जैसे पोटली की बात हमने करी, इसी तरह से आपको कॉटन के साथ उसको सोक करके या फिर आप स्पॉन्ज का यूज़ कर सकते हैं और ये जो गरम काढ़ा जैसा बनाया आपने, इसको आपको जॉइंट्स पर जहाँ पर दर्द है, वहाँ पर अप्लाई करना है, उसकी सिकाई करनी है। डेली आपको कम से कम 1 से 2 गिलास गर्म पानी का सेवन करना है। उष्ण जलपान इसके लिए बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। शुंठी चूर्ण यानी कि जो अदरक होता है उसका ड्राइड फॉर्म, शुंठी चूर्ण का इस्तेमाल करना है। इसको हम आम पाचन के लिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर आम बहुत ज़्यादा बनता है, खाना ठीक से नहीं पचता, गैस्ट्रिक का इश्यू रहता है, तो उनको सौंठ का पानी, शुंठी का पानी या फिर शुंठी का चूर्ण खाना चाहिए। 1 से 2 चम्मच गर्म पानी से खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मुलेशंस की, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, वो कौन-सी दवाइयाँ ले सकते हैं। अजमोद आदि चूर्ण और पंचकोल चूर्ण, ये दोनों पाउडर्स 3 से 6 ग्राम की मात्रा दिन में 2 बार लेना है, सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से। महारासना आदि काढ़ा
यानी कि महारासनादि क्वाथ या फिर दशमूल क्वाथ का इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। 10 से 20 ml की मात्रा में इसको भी दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेना है। ये दोनों जो औषधियाँ हैं ये वातहर होती हैं, आम का पाचन भी करती हैं और बेस्ट है कि ये वेदना स्थापन है। इसको लेने से आपकी जो पेन है, आपकी स्टिफनेस है, उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम रासना आदि गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल का भी प्रयोग करते हैं। विष मुष्टिका आदि वटी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। 1 से 2 गोली दिन में 2 बार। एरंड पाक, जैसे कि आप च्यवनप्राश जानते हैं, इसी तरह की फॉर्मुलेशन होती है एरंड पाक। इसको आपको 12 से 15 ग्राम की मात्रा में दिन में 1 से 2 बार गर्म पानी या गुनगुने दूध के साथ आप ले सकते हैं। और जहाँ पर भी मैं आपको गुनगुने दूध या गर्म दूध लेने के लिए बोल रही हूँ, उसमें जो मिल्क होगा वो टोन्ड मिल्क ही होना चाहिए। उसमें आपको फैट्स का कंटेंट कम से कम रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की। इसमें हम बात करते हैं कि जो डाइट आप लेते हैं उसमें जो राइस आप यूज करते हैं, हमेशा ओल्ड राइस का इसमें इस्तेमाल करना है। और अगर हम दालों की बात करें तो उसमें मूंग की दाल और कुलथ की दाल या फिर काले चने का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। बाकी के दालों का सेवन करने से आपको बहुत ही ज्यादा गैस फॉर्मेशन हो सकती है और बहुत ज्यादा आम बन सकता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन B12 रिच फूड्स का आपको सेवन करना चाहिए। स्पेसिफिकली इस कंडीशन में हम रसोन यानी कि लहसुन का और जिंजर का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली ड्राई जिंजर यानी कि शुंठी का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत इफेक्टिव रहता है। बेसिकली सुबह आप सो करके उठ के मेथी का पानी या फिर जीरे का पानी भी पी सकते हैं, ये भी आपके पेट के लिए काफी फायदेमंद है। अब हम बात करते हैं डोंट्स की। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही ज्यादा ऑयली और देर से पचने वाला खाना रेयर से रेयर लेना है। स्पेशली आपको दही का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको कर्ड या मिल्क प्रोडक्ट से दूर रहना है। इसमें घी, गुड़, दही और फिश, एटलीस्ट इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना है जब तक आपकी बॉडी में ये इन्फ्लामेटरी चेंजेस हो रहे हैं तब तक। और सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस से भी बचना है। वेग धारण को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना गया है जितने भी वातिक डिसऑर्डर्स होते हैं। सो वेग का धारण नहीं करना चाहिए और बहुत ही ज्यादा एसिडिक फूड नहीं लेना है और विरुद्ध आहार से बचना है। विरुद्ध आहार का मतलब होता है कि जैसे कि बहुत ही ज्यादा भोजन करना या फिर बिल्कुल भी भोजन नहीं करना, गलत समय पर भोजन करना, कुछ इस तरह के जिसको हम अनियमित आहार कहते हैं, इसकी कैटेगरी में रखा गया है। ये एक पॉजिटिव फैक्टर भी। सो ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि गठिया की जो बीमारी है इसका स्टार्टिंग में ही अगर हम रोकथाम कर लेते हैं, अच्छी तरीके से खान पान अपना सुधार लेते हैं, तो फिर इस कंडीशन के जो डिफॉर्मिटीज हैं उसको आने से हम रोक सकते हैं। बिकॉज इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट देखने को नहीं मिलता और वो इसलिए है बिकॉज हम टाइम पर उसको डायग्नोज नहीं कर पाते, टाइम पर उसको अपने डॉक्टर से उसकी सलाह नहीं ले पाते। सो कोशिश यही करना है कि जब तक आपको ये सिम्टम्स महसूस हो, आपको अपनी जो डाइट है उसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना है। आपको जो भी चीजें मैंने बताई कि जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं, हैवी फूड्स हैं जो बहुत देर से पचती हैं, आपको इन चीजों से बचना होगा बिकॉज ये आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को बढ़ाएंगे। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी जो भी फूड्स हैं, जो भी हर्ब्स हैं, उसका इस्तेमाल करें। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन कम हो जाए, सूजन कम हो जाए। और इन्फ्लामेशन बढ़ाने वाले पदार्थ क्या होते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा नमक या बहुत ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करना, गुड़ का सेवन करना, बहुत ही ज्यादा ऑयली फूड्स का सेवन करना, ये आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को बढ़ावा देते हैं। और ये ध्यान रखें कि जब भी मौसम बदलता है यानी कि जब ऋतु चेंज होती है उस समय आपको आपकी डाइट का ध्यान रखना है बिकॉज ऐसा ही टाइम होता है जब आपकी बॉडी प्रोन होती है इन्फेक्शंस के लिए। स्पेशली जैसे विंटर्स और बारिश के मौसम में आपको अपने जॉइंट्स को ठंड हवा से बचा के रखना है। उस समय आपको जॉइंट्स को ठंडी हवा और ठंडे पानी से बचा के रखना है। ऐसे लोगों को स्पेशली कहा गया है कि वो गुनगुने पानी का ही सेवन करें, ठंडी चीजों से बचें। सो अपना ध्यान रखिए और स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।